तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल और कुछ रेलेवेंट न्यूज़। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है वो वर्ल्ड टीबी डे से रिलेटेड आया है। आज 24 मार्च है और आज वर्ल्ड टीबी डे है। ऐसे में इवॉल्विंग डायग्नोस्टिक लैंडस्केप फॉर टीबी कि टीबी के डायग्नोसिस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ओवर द ईयर, तो उन सबको इस आर्टिकल में मोटा मोटा हाईलाइट किया गया है। ऐसे में WHO ने न्यू नियर पॉइंट ऑफ व्यू NPOC मोलिकुलर टेस्ट इसको रिकमेंड किया है। और इसमें क्या है, जो टंग स्वैब हो गया या स्पूटम पूलिंग है, स्पूटम का मतलब होता है बलगम, तो उसके यूज के थ्रू टीबी डायग्नोसिस को रिकमेंड किया है, उसको एंडोर्स किया है। साथ ही ये बोला गया है कि जो पिछले डिकेड है उसमें टीबी को एलिमिनेट करने के लिए ग्लोबल एफर्ट किए जा रहे हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी का भी अच्छा यूज इमर्ज हुआ है। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो है पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे, CXR टेस्ट भी बोलते हैं इसको। और इसमें टीबी स्क्रीनिंग के लिए हम AI के जो यूज़ है उसको भी बढ़ा रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया में बात करें तो इंडिया का जो प्रोग्राम है वो है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। और उसमें भी बहुत सारे जो पोर्टेबल CXR है उनका यूज़ किया जा रहा है। साथ ही जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है उसमें भी टीबी स्क्रीनिंग के लिए जो कम्युनिटी लेवल पे वो इंक्रीज की जा रही है, उसको मिशन मोड पे लाया जा रहा है। तो इसमें बोला गया है कि जो पहले मोस्टली जो एक्सरे का जो एक्सेस था वो बहुत ही कुछ टेक्नीशियन या रेडियोलॉजिस्ट तक लिमिटेड था, लेकिन ओवर द टाइम आज क्या हो रहा है कि केस फाइंडिंग के लिए हम जो मोबाइल वैन्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। और उनमें जो पोर्टेबल CXR है विद AI, तो उससे जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ गई है। उसके बाद जो टीबी के डायग्नोसिस में एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, तो इंडिया में इस शिफ्टिंग जो हो रही है उसके बारे में बोला है कि पहले इंडिया मोस्टली क्या कर रहा था, तो स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी टेस्ट है उसके ऊपर हाईली डिपेंडेंट था। कई बार होता था कि आइडेंटिफाई भी ढंग से नहीं कर पाता था। लेकिन 2016 के बाद में क्या हुआ है, इंडिया ने मोलिकुलर टेस्टिंग पे हम शिफ्ट कर गए हैं। तो इसमें कार्टिरेज बेस्ड न्यूक्लियर एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट यानी CBNAT, और उसके बाद 2020 में ट्रूनेट। तो ये हमने जो इंडिजीनियस टेस्ट हैं इनको इंक्लूड किया है। इससे एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड मोलिकुलर टेस्टिंग है उसका एक्सेस बढ़ गया है। लेकिन अभी भी बोला जा रहा है जो एल्डरली है, डिसेबिलिटी है या रिमोट एरियाज में लोग रह रहे हैं उनको इंक्लूड करना पड़ेगा अगर हमें 100% टेस्टिंग एन को अचीव करना है। तो साथ ही जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग रेजिस्टेंस टेस्टिंग है उसमें भी हमें डिलेज को रिड्यूस करना पड़ेगा। साथ ही हमें इसमें इनोवेशन हो गया, असेसमेंट, प्रोक्योरमेंट, इन सबको भी स्ट्रीमलाइन करना होगा ताकि हम जो जो भी हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट से रिलेटेड इनोवेशंस हो रहे हैं उनको इंक्लूड कर सकें। तो अभी इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है, जो टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी TPT उसको ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। बायोमार्कर्स हैं उनको इंक्लूड करने की ज़रूरत है ताकि हम हाई रिस्क जो डिजीज़ प्रोग्रेशन है उसको प्रिडिक्ट कर सकें। एक जो बड़ी इशू है कि जो एसिम्टोमेटिक टीबी होता है जिसमें सिम्टम्स नहीं पता चलते, तो नेशनल टीबी सर्वे ने इसको हाईलाइट किया था कि ये एक सीरियस कंसर्न है। तो एसिम्टोमेटिक में क्योंकि सिम्टम्स नहीं है तो उसको स्क्रीनिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो बोला जा रहा है कि इसके रिगार्डिंग जो चेस्ट एक्सरे है ये एक वेलकम स्टेप है। साथ ही हमें जो स्लाइवा की यूज़ वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको और अच्छे से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। एक और इशू है कि भाई जो चिल्ड्रंस में टीबी का डायग्नोसिस है वो अपने आप में एक चैलेंज है, तो उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो एक्स्ट्रा पुलमोनरी टीबी है EPTB, वो लगभग इंडिया के जो टीबी बर्डन उसका 25% तो यही है। तो ये भी काफ़ी इनएक्सेसिबल अभी भी, और इसमें मिस डायग्नोसिस या फिर डिले डायग्नोसिस ये अलग अपने आप में अलग प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से जो फैमिलीज़ के ऊपर कॉस्ट होती है और जो पुअर आउटकम्स हैं वो भी उससे
जो टीबी को जो ठीक कर पाना है, टीबी की जो बर्डन है वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो ऐसे में एआई इनेबल पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड एक ऑप्शन हो सकता है अलोंग साइड मोलिकुलर टेस्टिंग। तो ऐसे में उत्तर का कहना है कि हमें जो पब्लिक सेक्टर है उसमें टीबी डायग्नोसिस को एक्सपांड करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस कर सकें और फैमिलीज़ पे टीबी का बर्डन भी कम कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट फिर इंडिया का जो टीबी चैम्पियन मूवमेंट है उसके बारे में बता रखा है। यहाँ पे भी यही दो बड़े इंडिया के जो प्रोग्राम है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम हो गया या एआई का यूज हो रहा है टीबी में, तो इन्हीं सब की बात करी गई है। साथ ही जो न्यूट्रिशन का रोल है टीबी केयर में उसको भी फर्दर फिर हाईलाइट किया गया है। एक और जो आर्टिकल है वो मेंटल हेल्थ ऑफ टीबी पेशेंट है उसके रिगार्डिंग है। तो जैसे न्यूट्रिशन हो गया, डायग्नोसिस हो गया, ठीक है, उसके बाद मेंटल हेल्थ हो गया, तो एक्सेसिबिलिटी हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर एक हमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो टीबी का बर्डन है इंडिया में उसको कम कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कि सेंटर लॉन्चेज एआई स्किलिंग ड्राइव विथ गूगल एंड यूट्यूब। तो जो एआई स्किलिंग के लिए सेंटर ने कुछ कुछ नए इनिशिएटिव लेके आई है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे इस आर्टिकल में। तो ये इनिशिएटिव मोस्टली जो ऑरेंज इकोनॉमी या जिसको हम क्रिएटिव इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करने पे फोकस कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ही बढ़िया एक क्रिएटिव इकोनॉमी की डेफिनेशन दे रखी है कि क्रिएटिव इकोनॉमी होती क्या है, कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट होती है फ्रॉम क्रिएटिविटी, कल्चर, टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो एक क्रिएटिव इकोनॉमी की एक तरीके से अच्छी डेफिनेशन है जहाँ पे ये सब इंक्लूड किया जाता है। तो इन्होंने बोला कि 3 इनिशिएटिव लॉन्च करे गए हैं। कौन सा? नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव, किसके साथ? गूगल और यूट्यूब के साथ। उसके बाद माई वेव्स किया गया है, ये एक सिटीजन्स के लिए क्रिएटर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेव्स ओटीटी पे ये होगा। और जो तीसरा इनिशिएटिव है वो है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड और इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर इन टेलीविज़न फॉर एनहेंसिंग एक्सेस टू डीडी फ्री डिश सर्विसेज के को क्या तुम एक्सेस इससे बढ़ जाएगा। तो मिनिस्टर ने ये बोला है कि जो इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर है इसकी वजह से क्या होगा, जो सिटीजन है वो जो कंटेंट है उसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और एक प्रोग्राम गाइड भी होगा। तो आपको जो जो भी रिक्वायर्ड कंटेंट है उसके ऊपर आपका एक्सेस फास्ट हो पाएगा, इजीली एक्सेस कर पाओगे। जो माई वेव्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो कंटेंट क्रिएटर वो क्या कर पाएंगे, नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं या कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मली यूट्यूब या किसी प्लेटफॉर्म पे हम अपलोड करते हैं तो वैसा ही अभी टेलीविजन्स में भी हो जाएगा। अभी जो नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव है इसको हम यूट्यूब के साथ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग 15,000 जो यूथ है उसको ट्रेन किया जाएगा। साथ ही इन्होंने जो क्रिएटर कॉर्नर स्कीम है उसकी भी बात करी है। तो इसमें भी बोला है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको जो दूरदर्शन और माई वेव्स जैसे प्लेटफॉर्म है इनको यूटिलाइज करना चाहिए और जो इंडिया का रिच कल्चर है, रीजनल डाइवर्सिटीज़ है, इसको शोकेस करना चाहिए। तो बोल रहे हैं इसमें मोस्टली हम गूगल करियर सर्टिफिकेट या फिर गूगल क्लाउड जनरेटिव एआई लर्निंग पाथ्स, तो ये सब बेनिफिट्स होंगे अगर जो एआई स्किलिंग प्रोग्राम है इसका कोई पार्ट बनता है। तो साथ ही बोला गया है कि ट्रेनिंग में जैसे जेमिनी 3, वर्टेक्स एआई ऐसे जो एडवांस टूल है उनका भी यूज किया जाएगा। एक ऐसे न्यूज़ है कि दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है वो 5.31 लाख, तो ये लगभग जो नेशनल एवरेज है उसकी डबल होने वाली है। तो क्योंकि दिल्ली में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, 5.31 लाख है, तो इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास नेशनल एवरेज है। ठीक है। एक न्यूज़ है कि गल्फ में वॉर से हीलियम सप्लाई का एक कंसर्न रेज हो किया जा रहा है। तो और जो ये हीलियम है ये यूज़ कहाँ होती है, एमआरआई मशीन वगैरह में यूज़ होती है।
तो जो एमआरआई वगैरह एमआरआई करवाई जाती है, तो वहाँ उसके डायग्नोसिस में, तो डिजी डायग्नोसिस में, तो हेल्थ सेक्टर को भी एक तरीके से जो गल्फ वॉर है वो इम्पेक्ट कर रहा है। इवन कैसे वो जो डेली डब्बा सप्लाई हो गया, जो मुंबई में फेमस डब्बा सप्लाई है, उसको भी इम्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ न्यूज़ आ रखी है कि नो गैस नो टिफिन, मुंबई में का जो फेमस डिलीवरी डब्बा सप्लाई है, फूड डिलीवरी नेटवर्क है, उसको भी एलपीजी शॉर्टेज ने हिट किया है। तो अब ये देख सकते हैं कि भाई डेली जो लाइफ है उस पर इम्पेक्ट आने लग गया है, जो एलपीजी शॉर्टेज और जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है उसका। आज एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा है कि रोड टू एनर्जी सिक्योरिटी रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कि हमें जो फोसिल फ्यूल या फिर जो नेचुरल गैस के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी है, तो ऑयल और गैस के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसको कम करके जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो हमें जो ट्रांजिशन है उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जितने भी क्राइसिस आ रहे हैं वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म में अपने को इम्पेक्ट करते हैं। साथ ही एनर्जी ट्रांजिशन के रिगार्डिंग ये एक और आर्टिकल है जिसमें बोला गया है कि हमें एथेनॉल के प्रोडक्शन और गैस विथ एथेनॉल, इसको प्रमोट करना चाहिए एज जो ऑयल एंड जो ऑयल और गैस है उसके सब्सटीट्यूशन के तौर पे। तो जो नई टेक्नोलॉजीज़ में ये भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। अभी एक न्यूज़ है जिसमें ये बोला गया है कि जो केजरीवाल का बंगला का रिनोवेशन काम चल रहा था, उसका बजट 342% बढ़ गया था। तो ये सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि इनिशियल जो फर्स्ट अप्रूवल था वो 707.91 करोड़ रुपीज़ में हुआ था, लेकिन फाइनली इन्होंने 33.66 करोड़ इतना पैसा खर्च कर दिया। तो रिनोवेशन में लगभग 350% जो अप्रूव्ड बजट से ज़्यादा खर्चा हुआ है। अब लास्ट में एक न्यूज़ है जिसमें जो ट्रम्प ने बोला है कि अभी वो कुछ लगभग 5 दिन के लिए जो ईरान पे स्ट्राइक है और वहाँ के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करने वाले थे उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। तो इसका एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो शनिवार को इन्होंने क्या किया था कि ट्रम्प ने बोला था 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे रहे हैं हम ईरान को कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन कर दे, अदरवाइज उनका जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर उनको स्ट्राइक फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन मंडे को फिर उन्होंने आके बोला नहीं, हमने बहुत ही वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव टॉक्स हो गई ईरान के साथ, तो अब हम इसको 5 दिन के लिए पोस्टपोन कर दे रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि ईरान ने इन सब को रिजेक्ट कर दिया है, कि ट्रम्प के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है कि भाई ऐसी कोई टॉक वॉक नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और जो आईआरसीजीसी है उन्होंने बोला है कि भाई ये तो फेक न्यूज़ है और अमेरिका और इजराइल अभी ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और आईआरसीजीसी ने तो यहाँ तक भी क्लेम कर दिया कि भाई हमने तो यूएस की 5th फ्लीट इन बहरीन और यूएस के जो बेसेज हैं वेस्ट एशिया में उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं हम। तो ये एक अभी भी ऐसा है कि जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, जहाँ पे अभी क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में क्या बात हो रही है, सही में कुछ जो सीज़ फायर के लिए टॉक्स हो रही है नहीं हो रही। तो एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। साथ में एक छोटी सी न्यूज़ थी कि जो इंडिया के वेसल्स हैं, तो 2 और वेसल्स को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे अलाउ कर दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का जो ये एडिटोरियल डिस्कशन है इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं।